हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का एक छोटा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है कि बिकॉज हम लोगों को फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री में हर जगह पे इक्वेशंस मिलता है, कुछ एक्सप्रेशंस मिलता है। तो ये इक्वेशन क्या होता है, क्या इसमें कुछ फंक्शंस का रोल है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फंक्शन जो है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया क्योंकि इक्वेशंस मिलेगा और इक्वेशन से रिलेटेड कौन सा टर्म है जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसे अगर हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये एक तरह का एक्शन है या एक तरह का एक्टिविटी है ये। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में ये क्या होता है कि फंक्शन बेसिकली ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। ठीक है, फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो समझते हैं हम लोग कि ये वेरिएबल्स क्या होता है, विच चेंजेस, जो चेंज करता है। तो रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें से एक वेरिएबल्स को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, इसमें से एक वेरिएबल को एज्यूम करते हैं डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जबकि अदर वेरिएबल्स को, एक और जो वेरिएबल बच गया उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत नहीं आता है, मतलब दो तरीके का क्वांटिटी मिलेगा, एक डिपेंडेंट मिलेगा और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप करेगा वो बिल्डअप कौन करेगा, फंक्शन करेगा। इतनी बात समझ में आए। तो फंक्शन क्या है, एक बताता है, रिलेशन बताता है किसके अंदर, दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो फंक्शन एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, हम लोगों के बैंक में पैसा तो रहता है, हम लोग देखते हैं कि बैंक क्या करता है, कुछ अमाउंट पे इंटरेस्ट देता है। और ये जो इंटरेस्ट है, ये जो बैंक प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ये बढ़ता चला जाता है। कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ डेज, ज़्यादा दिन तक पैसा रखेंगे। क्लियर है। तो ये जो इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डेज पे। जितने दिन ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता चला गया किस पर, नंबर ऑफ डेज पे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कैसा क्वांटिटी हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा, अमाउंट इसका बढ़ेगा कब, जब नंबर ऑफ डेज बढ़ता जाएगा, जितने दिनों तक रखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये आपके मर्जी पर है कितना दिन आप रखते हैं। तो दिस इज नोन एज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड दिस वन इज नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इतने बात समझ में आया। और एग्जांपल देते हैं, एक जो बेस्ट एग्जांपल है, हम लोगों के घर में जो पापा मम्मी हैं, एक्चुअली पहले ज़माने में क्या होता था कि मम्मी जो है वो डिपेंड करते थे पापा पे। आज लेकिन उल्टा हो गया है। आज क्या हो गया है कि पापा जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पर, डिपेंड्स ऑन मम्मी। ठीक है ना, आजकल हर घर की कहानी है। ठीक, तो ये जो पापा जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गए, सही है, और ये जो मम्मी हो गई वो क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अभी को बहुत कुछ बदलने वाला है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इतना समझ में आया। मतलब एक जो, तो दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग का रिज़ल्ट जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग रिज़ल्ट अच्छा होना या रिज़ल्ट ख़राब होना ये डिपेंड करता है हार्ड वर्किंग पे। ठीक है, तो हमारा जो रिज़ल्ट है, ठीक, ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो डिपेंड किस पर करेगा, डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। सही है, हम जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना अच्छा हमारा रिज़ल्ट होगा। तो रिज़ल्ट क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है ना, रिज़ल्ट डिपेंड क्या हो रहा, किस पे कर रहा, हार्ड वर्क पे। आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो रिज़ल्ट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क। तो दिस वन इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है। अब हम लोग फिज़िक्स में एक इक्वेशन लेते हैं, अब मैथ्स का एक इक्वेशन लेकर हम बताते हैं कि अब ये देख, ये समझ में आया पूरी बात डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का। अब हम एक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेते हैं, जैसे सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है,
तो y जो है अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, सपोज सिंपल सा दिखाते हैं, x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0 स्क्वायर मीन्स 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। एक चीज़ दिख रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं y का वैल्यू चेंज होता जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि y जो है वो कैसा है, डिपेंड कर रहा, डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा, तो y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। तो y कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, जबकि x कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर? और ये कैसा हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। सही है, ये एकदम क्लियर हुआ। जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग पुट करते जा रहे हैं वैसे वैसे y का वैल्यू भी आता जा रहा है। तो x कैसा क्वांटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट, जबकि y कैसा क्वांटिटी हो गया, डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक बात समझ में आया? चलो, तो अब यहाँ से हम लोग वर्ड, अब फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो फंक्शन कैसे आता है, एंटर करता है, वो देखते हैं। ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को समझ में आया कि y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी while x is इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखो y और x में क्या है, एक रिलेशन बिल्डअप हो रहा है ना, कि y हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो ये दोनों में एक रिलेशन दिख गया। तो इस रिलेशन को शो करने के लिए, करने के लिए, मतलब हम बताएं कि ये जो है इन दोनों में एक रिश्तेदारी है। ठीक है, ये रिश्तेदारी को कायम रखने के लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है फंक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y जो है इज़ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। बोल सकते हैं ना कि y का जो रिश्ता है वो किसके साथ है, x के साथ। और वो रिश्ता बताने के लिए कौन आया है, वर्ड फंक्शन। ठीक, चलो, हाँ, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो y इज द फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। सीधी ये समझना है कि y जो वैरी कर रहा है वो किसके हिसाब से, x के हिसाब से। तो y डिपेंडेंट क्वांटिटी हुआ, जबकि x कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम इतना लैंग्वेज में लिखें, ठीक है ना, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे लिखेंगे। यही तो कमाल है फिजिक्स का, कि किसी भी क्वेश्चंस को अगर थ्योरी में रहता है उसको मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं, देखो y इज द फंक्शन ऑफ x। कैसे लिखा जाता है ये क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आए। जैसे एग्जाम्पल में ये अच्छा समझ में आएगा, पापा इज द फंक्शन ऑफ मम्मी। आया समझ में, ये क्लियर हुआ। ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन का मतलब समझ में आ गया कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें और आते हैं, इसका मतलब है कि जो फंक्शन था वो दोनों के बीच में रिलेशन बिल्डअप कर रहा था, दोनों के बीच में एक रिश्ता को जोड़ने का काम कर रहा था। तो अगर हम बात करें कि सपोज एक मशीन है, ठीक है, ये जो मशीन है, ये मशीन का काम कर रहा है कौन, f फंक्शन। इसके अंदर हम लोग कुछ इनपुट डाल रहे हैं ना, इनपुट, जैसे y इज इक्वल टू, तो x क्या कर रहे हैं, y क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो fx डाल दिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। और यहाँ क्या निकल रहा है, कुछ आउटपुट निकल रहा है। अब अच्छे से देखो, इनपुट का जो काम कर रहा है वो कर रहा है कौन, x, और आउटपुट जो बाहर निकल रहा है वो कौन है, fx। तो हम लोग x डालते जा रहे हैं इनपुट मशीन के अंदर, आउटपुट निकलता जा रहा है fx। ठीक है, जैसे अगर हम x का वैल्यू को 0 रखें तो जो fx का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0। 1 रखते हैं, 1 रखें तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 3 रखते हैं तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये जो है हमारा इनपुट है,
और ये जो आ रहा है वो आउटपुट है। क्लियर? तो इस इनपुट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है डोमेन। क्या नाम है इसका? डोमेन। डोमेन क्या होता है? ये होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट। जितना भी पॉसिबल है इनपुट का वैल्यू वो क्या कहलाएगा? डोमेन। और ये जो आउटपुट आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। मतलब कितना वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रहा। मान लो अभी हम लोग लिए 1 2 3 4 वैल्यू लिए, तो 4 वैल्यू में हमारा जो रेंज आया वो 0 से लेकर कहाँ तक रेंज बैठा? 9 तक। क्लियर हुआ? तो फंक्शन एक सपोज मशीन का काम कर रहा है, इसके अंदर हम लोग डालते जा रहे हैं और बाहर निकलता जा रहा है। राहुल गांधी का एक तो स्टेटमेंट था, है ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। तो वो जो एफ मशीन है वो कौन है? फंक्शन है। इधर से जो आलू डाला जा रहा है वो इनपुट है और जो सोना निकल रहा है वो आउटपुट है। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप इसका मतलब है कि जितना भी इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी इक्वेशन जो होगा, मोस्ट ऑफ देम बोल सकते हैं, ठीक है, या सभी इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो जितना भी इक्वेशन है वो सारा कहीं ना कहीं क्या है? एक फंक्शन होता है किसी ना किसी का। जैसे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दे दिया, ये सर्कल का एरिया है। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखो ध्यान से, एरिया को बोल सकते हैं इट इज़ द फंक्शन ऑफ रेडियस। ए जो है वो बार बार चेंज होगा, किसके चेंज होने से? आर के चेंज होने से। करके दिखाते हैं सीधा ही सब। आर का वैल्यू 0 रखो, ए का वैल्यू 0 आएगा। आर का वैल्यू 1 रखो, ए का वैल्यू पाई आएगा। आर का वैल्यू 2 रखो, ए का वैल्यू 4 पाई आएगा। आ रहा है ना? तो ये क्या हुआ? पूरा इनपुट हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो आ रहा है हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा। तो इनपुट हो गया ए और ये हो गया आउटपुट। तो ये जो है दोनों के बीच का रिलेशन है। तो ये जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रहा? आर पे डिपेंड कर रहा। तो ए इज़ द फंक्शन ऑफ आर कह सकते हैं इसको। और इसको लिखने का तरीका हम लोग को मालूम है। क्या लिखा जा सकता है? ए जो है वो फंक्शन है किसका? आर का। लिख सकते हैं। अब तुम लोग खुद भी बताओ। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब लिखें। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो v किस पे डिपेंड कर रहा है? r पे। तो v इज़ द फंक्शन ऑफ r लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं। चलो इतना बात समझ में आया? अब जो क्वेश्चन लिखा रहता है फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है? क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, देखो, द एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन एज, कुछ नहीं लिखा, ऐसे लिखा रहेगा, इस तरीके से लिखा रहेगा। ये जो आर लिखा हुआ रहता है, इससे एकदम टेंशन नहीं लेने के लिए, ये सिर्फ ये डिनोट यही बता रहा है कि जो आपका एरिया है वो किसका फंक्शन है? आर का, बस, और कुछ भी नहीं। एरिया जो है फंक्शन है आर का। ये एकदम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल बात है। ए ऐसे लिखा हो। जैसे मान लो कि कोई क्वांटिटी है, सपोज हम लिख दिए x, तो इसका मतलब है x² लिखे हुआ, मतलब f जो है वो किसका फंक्शन है? x का। और इसमें दो क्वांटिटी भी अगर हम लोग ऐसे लिख दें x और यहाँ 2x² लिख दें और प्लस t लिख दें, तो लेकिन जो f जो है ना फंक्शन जो है वो किसका है? x का है। और ये जो x के हिसाब से ही वेरी करेगा, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सपोज जैसे ये y था, y इज इक्वल टू, और मतलब इसको थोड़ा और सिंपल अच्छे से बताते हैं, y इज इक्वल टू 2x² लिखा हुआ, तो हमको पता चल गया। तो y के जगह पे लिख सकते हैं fx 2x²। अभी y इज इक्वल टू 2x² प्लस t लिखा हुआ, तो ये जो y है ये क्या हुआ? फंक्शन हो गया, x का भी हो गया और किसका हो गया? t का भी। क्लियर? अब ये क्या होगा? ये y जो है वो वैरी करेगा किस पे? x पे भी डिपेंड करेगा और t पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? तो इसको लिख सकते हैं tx² प्लस t। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल पे भी हो सकता है, 3 वेरिएबल पे हो सकता है। क्लियर हुआ?
अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस टी लिखा हुआ है, अब एक्स टी, तो एक्स टी जब लिखा हुआ तो इसको दिखा देते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 रखें, t का वैल्यू अगर 0 रखें, तो अभी इसका जो वैल्यू आएगा एफ एक्स टी का वो क्या इतना आएगा 0 थे। सेम y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2t² प्लस 3x, और हमने लिख दिया है क्वेश्चन के अंदर द क्वेश्चन इज गिवन एज, क्या किया हमने लिख दिया y और t लिख दिया। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि जो y जो है इससे ये मतलब निकलता है कि y इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, बस मतलब ये है कि y सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, t पर। यहाँ पर x भी है और जो बच जाएगा, जैसे यहाँ पर x वाला टर्म बचा तो रेस्ट वाला टर्म जो होगा वो कैसा काम करेगा, एज अ कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिर से समझाते हैं। वाई टी लिखा हुआ मतलब y जो है वो फंक्शन किसका है, t का, मतलब t के जगह पे अगर हम पुट करते रहेंगे तो ये पूरा वैल्यू चेंज होगा। लेकिन x क्या, तो x क्या है, तो x क्या वो कैसा काम करेगा, एज अ कांस्टेंट। मान लो कि एक नंबर है, मान लो 1 है 2 है, तो फिक्स हो गया नंबर, वो कांस्टेंट है, उस पर कोई भी असर नहीं होगा। जैसे अगर हम t का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है इसका क्या आएगा, 0² प्लस 3x, मतलब आंसर आ जाएगा 3x। ठीक है, क्या किए 2, देखो यहाँ पुट किए t के जगह पे 0² पुट किए, ये तो 0 प्लस 3x। अब t का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3x लिख दिया जाए, तो 2 प्लस कितना हो गया 3x। इसके सेहत पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा। अब अगर हम बोलेंगे नहीं, ज़बरदस्ती करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ सेम क्वेश्चन है प्रोवाइड, अब हम बोलेंगे ना x के जगह पे 3 पुट करके देखते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये 2t² होगा, ये ऐसे ही रहेगा 3x, यहाँ पर कोई भी असर नहीं होगा। आप x का क्यों, क्योंकि x जो है वो क्या हो गया है, क्या हो गया है कांस्टेंट। तो x के जगह पे आप कुछ भी पुट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया कि y जो है फंक्शन है t का, मतलब t का वैल्यू अगर चेंज होगा तभी ये पूरा वैल्यू चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा, बाकी सब सेट रहेगा वैसे ही। तो x के जगह पे आप 3 पुट कर लीजिए, 4 पुट कर लीजिए, कोई भी असर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको और एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं जब सिंगल रहेगा तो। जैसे y इज इक्वल टू 5 लिख दिया जाए, ठीक है। अब हम इसमें ज़बरदस्ती करें, देखो कैसे ज़बरदस्ती करेंगे। अब हम बोलेंगे कि x का वैल्यू सर 0 पुट करिए, करते जाइए। सर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो आंसर वही आएगा। सर हम t का मान लेना चाहते हैं, ठीक है लो। सर हम z का लेना चाहते हैं, लेते रहो। कोई असर पड़ रहा है इस पर, कोई भी असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम नहीं बोल सकते कि y इज़ द फंक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन वर्ड आता है वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, एक कांस्टेंट हो जा रहा है ना। तो आप यहाँ x पुट कीजिए, कुछ भी पुट कीजिए, इस पर असर नहीं पड़ रहा है। क्लियर, यहाँ पे कुछ भी चेंज कीजिए तो ये बेसिकली कांस्टेंट का इक्वेशन दिखता है। पहले देखे भी होंगे, देखो ध्यान से। सपोज़ यहाँ पर अगर x है और t का है, अब ये ग्राफ देख लो, मान लो x का वैल्यू 20 मीटर है और यहाँ 0 है, 1 2 3 मान लो लिखा हुआ है, 4 है 5, मतलब सर आप t का जब वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं ना तो x का वैल्यू कितना 20 है। सर 2 भी पुट कर रहे तो 20 है, 3 भी पुट कर रहे तो 20, मतलब t क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, लेकिन x के पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ, बात समझ में आया बात को, क्लियर। तो y बराबर कांस्टेंट रहेगा तो ये हालत, आप कुछ भी पुट करते जाइए, इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। एक इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। चलो, तो हम लोग यहाँ पर पूरा सीख गए हैं एक बात कि फंक्शन कैसे बिहेव करता, मतलब कुछ इनपुट डाला जाएगा तो उसका कुछ आउटपुट डाला होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। जैसे वॉल्यूम था 4/3 पाई r3। अच्छे से देखो, पूछा जाएगा कि इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है r इज इक्वल टू 2 मीटर पे कितना होगा। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एट r
इज इक्वल टू 2 मीटर। अगर क्वेश्चन के अंदर इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन है। और हो सकता है क्वेश्चन के अंदर बहुत ही खोल कर लिखे r इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ और अच्छी बात है कि हमको पूरा क्लियर बता दिया है कि भैया r पर आप रुक जाइए, r का ही फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी लिखता है तो हमको समझ जाना है कि ये फंक्शन किसका, r, बिकॉज ये सब सारा कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो हम समझाना चाह रहे हैं। हर जगह हो सकता है, कहीं जगह पे इस तरह का दिखे, किसी जगह पे इस तरीके का दिखे, किसी जगह पे अगर लिख दिया जाए 4/3 पाई आर क्यूब और बोल दे कि r क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तब तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, कांस्टेंट का, क्योंकि r के बारे में यहाँ बात कर दिया। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग होता है, हम लोग को पूरे डीप में समझते जाना है एक स्टेप। अगर ये लिखता है तो हम लोग समझ गए कि r का फंक्शन है, कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ लिख दे रहा तो बहुत अच्छी बात है, पूरा खोल कर बता रहा है उस बात को, ठीक है। और v इज इक्वल, यहाँ लिख दे 4/3 पाई आर क्यूब और r के बारे में बता दे कि r क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। मतलब भैया ये 4/3 तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, अब ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब ये आ गया वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला कहानी। चलो हाँ, जो क्वेश्चन पे थे वहाँ पर देखते हैं। तो v का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब और r बराबर 2 मीटर पे वॉल्यूम पूछ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे पूछेगा। अब इसी को अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं लैंग्वेज में, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन एज VR 4/3 pi r cube. What is the value of volume at r is equal to 2 मीटर। ऐसे इतना से हम लोग बचते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है कि यहाँ पर क्या है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, r इज इक्वल टू 2 मीटर रखना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम कहाँ पर, r बराबर कितना पर, 2 मीटर, ये लिखने का तरीका है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो v बराबर r के जगह पे कितना पुट करेंगे, 2 मीटर, तो 4/3 पाई 2 का क्यूब हो गया, क्लियर। हम क्या किए, r के जगह पर क्या पुट कर दिए, 2, 4/3 पाई इंटू 8 हो गया। अब वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, 4/3 22/7 या 3.14 रख दो, अब ये आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर हुआ, ये ऐसे बनता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये इसलिए बता रहे हैं ना कि छोटा छोटा पॉइंट दिया रहता है, हम लोगों को समझना है। ये डिफरेंशिएशन एक टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर इस तरह का यूजेस होना शुरू होगा। जैसे मान लो लिखा हुआ कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हम बोलते जा रहे हैं पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन एज xt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये गिवन है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 मीटर। तो एकदम सिंपल सा पूछ रहा, क्या बोला कि पोजीशन बताना है कहाँ पे, t इज इक्वल टू 4 मीटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे, t के जगह पे कितना पुट कर देंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, बस हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया प्लस 4, 32 प्लस 12 प्लस 4, कितना हो जाएगा, 8, और इधर हो गया 48, 48 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, t बराबर 4 मीटर पे आपको पूरा एग्जैक्ट पता चल गया, ठीक है, समझ में आया बात। चलो, अब हम लोग और भी देखते जाते हैं एग्जाम्पल। अब मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके का, अब चलो हम लोग 3 क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, पूछ रहा है एफ एक्स स्क्वायर निकालना। तो ऐसा जब पूछता है पूरा फंक्शन के साथ पूछ रहा है, इसका मतलब आपको इनपुट जो है वो कितना पुट करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है। तो यहाँ पर जो इनपुट था वो x था, तो इक्वेशन ये बन रहा था। अब हमारा इनपुट कितना होगा, एक्स स्क्वायर,
तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर। तो x तो यहाँ है, पुट कर दिए, तो एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस 3 हो गया, ये हो गया एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, पूछते हैं फाइंड एफ एक्स क्यूब। तो जहाँ पर x है वहाँ पर कितना पुट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब। तो एफ एक्स क्यूब, तो x के जगह पे एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाता है, प्लस कितना हो जाता है 3, x पे पावर 6 प्लस 3। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ये और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। देखो ये एफ आर का वैल्यू दिया हुआ 2 r माइनस 1 प्लस, फाइंड एफ एट इनपुट्स। देखो यहाँ ऑलरेडी यहाँ आपको बोल रहा है कि ये इनपुट आपको ये डालना है, तो एक बार इनपुट डाल दिया 0, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 माइनस 1 प्लस 3, जहाँ पे r था वहाँ पर क्या पुट करना है आपको 0, क्योंकि f जो है वो दिखा रहा है कि फंक्शन किसका है, r का, और r का जो इनपुट है वो एक बार 0 पुट करना है। तो ये कितना होगा -2 प्लस 3 हो गया 1। एक बार इनपुट करना है 2, तो f2 पुट करेंगे तो 2r की जगह पे 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। f के जगह पे अब कितना पुट करना है, देखो हाँ सॉरी, r की जगह पे कितना पुट करना है, x प्लस 2 पुट करना है, x प्लस 2 इनपुट है, तो 2, अब देखो x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया 2x प्लस 1 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 2x प्लस 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझना ये वाले को, ये क्या लिखा हुआ F2, तो ये जो इनपुट का काम कर रहा है इसका मतलब है कि ये F2 पुट करना होगा। बात समझ में आया, ये जो काम कर रहा है ये F2 नहीं है, सिर्फ ये क्या है इनपुट है, तो इनपुट के जगह पर F2 पुट करना होगा। देखो इनपुट के जगह पर F2 पुट किए, तो जहाँ जहाँ पर R है वहाँ पर F2 पुट करेंगे, तो 2 हम लिख दिए F2, कोई दिक्कत नहीं, -1 प्लस 3। अब ये F2 का वैल्यू आपको निकालना होगा, और जब आप देखते हैं कि F2 का वैल्यू निकल चुका है वो कितना है 5, तो यहाँ पर लाकर 5 -1 प्लस 3, ठीक है 11 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए। फिर से देखो यहाँ F2 डायरेक्ट अगर पूछता, ये सब इनपुट नहीं लिखता, डायरेक्ट पूछता फाइंड F2, क्वेश्चन के अंदर रहता, इसी क्वेश्चन के अंदर रहता फाइंड F2, तो कुछ नहीं करते, R के जगह पे 2 पुट कर देते। लेकिन यहाँ बोल रहा फाइंड F एट इनपुट, मतलब इनपुट ही ये है F2, तो इनपुट के जगह पे F2 पुट किया, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखो, ये भी क्या फाइंड करने बोला, π/2, मतलब इनपुट की जगह पर आप π/2 रे, जहाँ जहाँ पर x है, तो साइन π/2 cos π/2, साइन 91 होता है, cos 90 0, तो आंसर कितना आ गया f π/2 का। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। अब देखो कुछ और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ये 3 क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ एफ एक्स एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, क्या पूछ रहा, फाइंड एफ। अब देखो इनपुट यही पूछ रहा, सही है, तो एफ लिखेंगे, एफ एक्स निकालना है, तो जहाँ जहाँ पर एक्स है, देखो एक्स था तो ये पूरा इक्वेशन, ये एक्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ क्या पुट करेंगे एफ एक्स, और ये पूरा एफ एक्स का वैल्यू तो ये है, तो x के जगह पर क्या लिखना होगा, x माइनस 1 x प्लस 1, ये हुआ पूरा x के जगह पर। समझ में आया, क्योंकि ये जो पूरा है वो क्या है fx से, देखो fx का वैल्यू पूरा है। क्लियर, अब ये इनपुट पुट करना था, जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर fx पुट करेंगे, तो fx पुट कर दिया -1, यहाँ पर भी x माइनस 1 x प्लस 1, अब तो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 हो जाएगा नीचे डिवाइडेड बाई, अब यहाँ x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और आपका -1 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ -2 ऊपर में बच गया और नीचे में बच गया 2x, तो आंसर हो जाएगा -1/x। क्लियर, कोई इशू नहीं है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा।
ये इनपुट के लिए पूछ रहा था तो वहाँ पर x की जगह पर डाल दिए। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा, फाइंड एफ वाई, एफ इज़ द फंक्शन। अब देखो फाइंड एफ वाई, तो इस y के जगह पर, y के जगह पर कितना है, ये पुट करना है। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करेंगे, फुल वैल्यू। 2x माइनस 3, 3x माइनस 2, माइनस 3 हो गया। क्यों पुट करें, समझ में आ रहा। ये देखो y इज इक्वल टू इतना पूरा है। अब हमको निकालने बोल रहा है एफ वाई, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर y पुट करेंगे, और y का तो वैल्यू पूरा है, तो यहाँ x है तो पुट कर दिया। नीचे में x यहाँ है तो यहाँ पुट कर दिया। -2 कितना हो जाएगा बताओ, 4x, ठीक है डायरेक्ट कर रहे हैं, -6 यहाँ हो जाएगा -9x, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए उसे ऊपर वाले को कर रहे हैं। 6x माइनस 9, क्लियर। ये हो जाएगा -6x माइनस माइनस प्लस 4, कितना आ गया, ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा -5x, और यहाँ पर बच जाएगा आपका -5, ये कैंसिल हो गया तो बच गया कितना आंसर, x आ गया। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला, इफ बोल रहा है, यहाँ इफ नहीं है, इफ f(x) इज इक्वल टू इतना पूछ रहा है, तो इनपुट कितना है f2, तो पहले तो f2 निकाल लो सबसे अच्छा। तो f2 जब निकालेंगे तो 4 × 2 + 3 लग दिए, ठीक है, ये तो 11 आ गया। अब हम आगे का काम करेंगे, मतलब f2 के जगह ये पूछ रहा ना f2, तो f2 का वैल्यू कितना है 11, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या डालेंगे 11 + 3, 44 + 3 कितना हो जाएगा 47। समझ में आया बात को। यहाँ f2 पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, f2 का पहले वैल्यू निकाल लिए, तो f2 का वैल्यू निकाले तो 11 आया। अब इस इनपुट के जगह पे मतलब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर कितना वैल्यू पुट करना है f2 का, तो f2 का वैल्यू कितना है 11, यहाँ 11 पुट कर दिए, 47 आ गया। ठीक है, ओवरऑल इस टॉपिक को पढ़ाने का ये मतलब था कि जो भी इक्वेशन मिलेगा तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर कोई भी इक्वेशन किसी ना किसी का फंक्शन होता है, वो देखना है कैसे पुट का, ये तो पूरा मैथमेटिक्स आएगा, और यही चीज़ जो है फिज़िक्स में मिलता है।